नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका एक नए विषय के साथ फिर से स्वागत करती है। और आज का हमारा विषय है विलोम। उसको विपरीतार्थक शब्द, एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड्स के नाम से भी आप जानते हो। ये समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मार्क्स जाने को 1 सेकंड भी नहीं लगता है। हमारा माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो उसको हमको एक साथ लाना है। तो कैसे लाएंगे हम उसको एक साथ, ये समझना है अभी हमको। ठीक है, तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमको विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, विरुद्ध, है ना। विलोम का अर्थ क्या हो जाता है, उल्टा या तो विरुद्ध कहते हैं हम। ठीक है, तो अभी हम ये आसान, बहुत आसान है, समझना आसान है। एक बार आपको उसका मूल शब्द अगर समझ आया है, मूल शब्द का अर्थ अगर आपको समझ में आया है, तो उसका उत्तर लिखने में, जवाब लिखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये सुलझाने के पहले एक काम करना है आपने। आपको अगर ये मेरा हैंडी हिंदी चैनल अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने दोस्तों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे और आप मेरे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो का लुत्फ उठाएं। ठीक है, पसंद आ रहे हैं ना वीडियोस, आ ही रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है। तो सबसे पहले विलोम शब्द समझना कुछ कठिन नहीं है। इसको वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके इसके जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि उसको याद कैसे करेंगे, उसके जवाब कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, ये अभी पहला शब्द है हमारा आदि। यहाँ पे मात्राओं पर ध्यान देना पड़ता है। पहली वाली एक ही मात्रा है, दूसरी वाली एक ही मात्रा है। दोनों शब्द का अर्थ मैं वो भी शब्द आपको सिखाने वाली हूँ। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, वैसे वो शब्दों का अर्थ भी मैं सिखाऊंगी, वो भी ध्यान देना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आदि सबसे पहले हमारा पहला शब्द है आदि। आदि का अर्थ याद करना है कि उसका अर्थ क्या है। इसके लिए आपको समानार्थी शब्द पता होना बहुत जरूरी होता है। तो इसका मैं पर्यायवाची शब्द मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया है, वहां आपने देखना है समानार्थी शब्द होते क्या है। मैंने एक छोटे से थोड़े से उदाहरण उसमें दे दिए। ठीक है, तो आदि, आदि का अर्थ क्या होता है, शुरू में। आदि का अर्थ समझना है, शुरू। तो उसका अपोजिट मतलब उसका विरुद्ध क्या होगा, आदि, अंत, है ना। स्टार्ट और एंड आपको पता है, स्टार्ट और एंड, वैसा ही है ये आदि और अंत। ठीक है, समझ गया है। दूसरा है सेवक। दूसरा शब्द है सेवक। अभी घर में सेवा करने वाला कोई भी हो सकता है। वो घर में हो सकता है, दुकान में हो सकता है, बाहर मॉल में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। हम अकेले तो इतना सारा काम नहीं कर सकते, तो हमारे हाथ बटाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। उसको हम क्या कहते हैं, सेवा करने वाला सेवक। सेवक है जिसके हाथ के नीचे वो काम कर रहा है। किसकी सेवा कर रहा है वो, स्वामी की सेवा कर रहा है। हो गया इसका आसान जवाब, मिल गया ये स्वामी, स्वामी जवाब मिल गया उसका। दूसरा है, तीसरा है उसके बाद कुटिल। देखो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग रहती है कि हाँ हम इसको ऐसा करेंगे, उसको ऐसा करेंगे। एक आधा दोस्त है तो उसको हम फंसाएंगे, है ना। तो उनकी जो बुद्धि रहती है वो कैसी रहती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ किसी को बुरा करने में सोचती रहती है, कुटिलता उनमें भरी रहती है। तो वो होता है कुटिल, मतलब उनकी जो अंदर की जो वृत्ति है वो बहुत खराब रहती है, उनको कुटिल कहते हैं। लेकिन उनके अपोजिट वाले कुछ लोग ऐसे रहते हैं, बहुत सरल रहते हैं। किसी को भी वो दान धर्म करते हैं, किसी के भी ऊपर भरोसा रखते हैं, है ना। ऐसे कुटिल लोग कुछ रहते हैं, कुछ सरल लोग रहते हैं। हो गया कुटिल का अपोजिट वर्ड सरल, हो गया। आगे का है ऋणी, और उसका अपोजिट आएगा अऋणी। देखो अगर आप बहुत बड़े संकट में हो और संकट में आपको किसी ने मदद की है, आपने अगर संकट में किसी किसी ने आपको मदद की है, तो आप उनके क्या रहते हो, जीवन भर आप उनके ऋणी रहते हो कि हाँ मेरे बुरे समय में इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है। तो आप हमेशा उनका नाम आपके दिल में रखते हो, आप दिल में उनकी पूजा करते हो। उस आदमी के लिए आपके दिल में एक रिस्पेक्ट रहती है, जो कि आपके बुरे समय में आपके साथ आया है ना। तो वो होता है ऋणी। लेकिन जिसको भी अभी आपके पास वाले लोग होते हैं, या तो फिर बहुत क्लोज रहते हैं, और अगर आपको बहुत पैसों की जरूरत है और आपने उनको पैसे मांगे हैं, नहीं दिए होंगे उन्होंने, हालांकि रोज आप उनके मुंह के सामने रहते हो, तो आपके दिल में उनके लिए थोड़ी सी जगह कम हो जाती है अपने आप, है ना। तो ये हो जाता है ऋणी का अपोजिट उरुमी। ठीक है, उरुम। उसके बाद है याचक और दाता। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और हर रोज कोई ना कोई प्रार्थना करते हैं, वहां पे जाके मांगते हैं, हे भगवान मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे पैसा दो,
हाँ, ये हम मांगते रहते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं, वहां पे जाके याचना करते कि हमेशा यह दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ऐसे बोलते रहते हैं। तो मतलब जो याचक करता है, यहाँ भी जाके भगवान के मंदिर में जाके हमेशा जो मांगता है वो याचक रहता है, और उसका विरुद्धार्थी होता है, विपरीतार्थ होता है, विलोम होता है दाता, जो देने वाला। देने वाला कौन होता है? भगवान होता है, या फिर कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, उसको दाता के नाम से हम जानते हैं, है ना? आसान है। उसके बाद है सज्जन। इसके पहले भी एक उदाहरण हो गया है हमारा ऋणी। सज्जन, जिनके अंदर अच्छे गुण हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति है, वो नेक है, हमारे नाक के सामने चलने वाला व्यक्ति है, उसको सज्जन व्यक्ति कहते हैं। तो सज्जन मतलब वो किसी को बुरा बुरा नहीं करना चाहता है, वो होता है सज्जन। इसको समझने के लिए सबसे पहले उसको आपको उनके समानार्थी शब्द पता होना बहुत जरूरी होता है, पर्यायवाची शब्द पता होना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप यह शब्दों के अर्थ समझे और उस अर्थ के हिसाब से आपको उसका उत्तर मिलने में आसानी होती है ना? ये सज्जन है। तो सज्जन मतलब उसको बहुत अच्छे उनके विचार है, तो उनके विरुद्ध विलोम विलोम क्या होगा? दुर्जन, जिनको कितने भी अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करो, लेकिन वो हमेशा दुर्जनों के साथ ही रहते हैं। उसके बाद है उन्नति। देखो, अभी कोई अमीर होता है, कोई बुद्धि से अमीर होता है, कोई पैसों से अमीर रहता है, कोई दिल से अमीर रहता है, तो उनकी हर दिन उन्नति होती रहती, मतलब बढ़ोतरी होती रहती। उन्नति का अर्थ क्या होता है? बढ़ोतरी होती रहती है। हाँ, तो उसी का विलोम शब्द क्या कहेंगे हम? अउन्नति। जो कि उसने कुछ कुछ भी किया है तो भी उसकी उन्नति नहीं हो रही, उसको लगता है, अउन्नति। ठीक है। उसके बाद है मूर्ख। मूर्ख शब्द बहुत सारे बच्चे हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आप बोलते समय या पाठशाला में गए तो ये ऐसा है वैसा है, लेकिन मूर्ख आप खेलते खेलते बोलते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द में आता है मूर्ख का अपोजिट क्या आएगा? मूर्ख का विलोम शब्द क्या आएगा? बुद्धिमान, जो कि सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है, बाकी चीजों में ध्यान नहीं देता है। पाठशाला जाता है, सब करता है, लेकिन वो जिस जो लेना है उसको ज्ञान लेने के लिए जाता है, ज्ञान ही लेकर आता है। ठीक है, ये होता है उसके अपोजिट। ठीक है, समझ में आ रहा है वीडियो? बहुत आसान है, ये कुछ कठिन नहीं है, विलोम शब्द कुछ भी कठिन नहीं है। आगे का है हमारा संयोग और वियोग। संयोग किसे कहते हैं? भगवान ने अगर किसी की शादी हो रही है तो संयोग से उनकी शादी बनी है, मतलब अच्छे योग थे उनके, इसलिए उनकी शादी हो गई है, अच्छा कुछ घटना घटी है उनकी जिंदगी में, तो ये होता है संयोग। और वियोग, उसका अर्थ क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। परिपक्व मतलब पूरा पका हुआ, जो भी एक फल है वो खाने लायक है, परिपक्व है, और उसका अपोजिट हो जाता है विपरीत शब्द अपरिपक्व, जो कि खाने लायक नहीं है। आहार, आहार मतलब जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उसको हम आहार कहते हैं। और जिस आहार का विलोम शब्द क्या आएगा? निराहार, जो कि कुछ खाता है और जो कुछ खाता नहीं है, एक आधे दिन हमारा पास रहता है, हम निराहार रहते हैं ना, तो यह उसका अपोजिट आएगा। उसके बाद है अनुकूल। अनुकूल परिस्थिति, जो भी कुछ घटनाएं घटती है तो उसके लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां रहती है, तो ऐसे ही अनुकूल। और उसका विरोध विरोधार्थी या फिर विपरीतार्थक आएगा, विलोम शब्द आएगा प्रतिकूल। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे का है आलसी। आलसी मतलब काम करने में उसको पैसा तो चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन काम करने का मन नहीं करता है, उसको हम आलसी कहते हैं। और जो हरदम वो चींटी के जैसे काम करता रहता है, कुछ ना कुछ पाने का, ज्ञान पाने का, पाने की प्राप्त करता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको हम उद्यमी कहते हैं। जो हमेशा चींटी देखा है आपने? चींटी 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 कभी बैठती है? नहीं बैठती, वो हमेशा सिर्फ बरसात के सीजन में वो दिखती नहीं है ज्यादातर, जब तक उसने खाना इकट्ठा किया रहता है अपना साल भर का। तो ये है हमारी आलसी और उद्यमी। उसके बाद है आकर्षण और विकर्षण। आप मार्केट में गए हो, मार्केट में जाने के बाद कुछ अच्छे अच्छे कपड़े दिखे, कुछ नई चीजें दिखी, तो आपको क्या हो जाता है? अट्रैक्शन हो जाता है, वहां पे जाके ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये खरीदूं, मैं वो खरीदूं। वहां पे आपको वो लेने की चीज मंशा होती है, और उसका विलोम शब्द आएगा विकर्षण। ठीक है। उग्र और शांत। एक गंदी स्मेल रहती है, एक स्मेल रहती है जो कि हमारे नाक को सहन नहीं होती है, वह स्मेल, वह खुशबू हमको जो पसंद नहीं रहती, उसको हम उग्र कहते हैं। और उग्र का विलोम क्या आएगा? शांत आएगा। ठीक है। आदर्श, हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर है,
पंडित नेहरू जी है, दादा भाई नौरोजी है, शिवाजी महाराज है, ये इनके आदर्श हम लेते हैं। हम कहते हैं हमको उनके जैसे बनना है, रानी लक्ष्मीबाई के जैसे बनना है, हम ऐसी कोशिश करते तो उनके आदर्शों के ऊपर पालन करना हमको अच्छा लगता है। और ये आदर्श रहते हैं उनके, और उसका विरोधार्थी शब्द रहता है यथार्थ, जो कि हमको कुछ नहीं करना है, हम जहाँ है वैसे जैसे है वैसे बैठेंगे, इसको यथार्थ कहेंगे। आगे का है ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक, अब जब आप 10वीं के बाद अगर आप आगे जाते हो तो आपके कुछ सब्जेक्ट रहते हैं जो कि एक ऐच्छिक सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि आपको जो सब्जेक्ट लेने हैं आपके मन से, वह उसको हम कहते हैं कि ऐच्छिक। और अनिवार्य मतलब जबरदस्ती आपके ऊपर ठूसना, उसको कहते हैं हम अनिवार्य। ठीक है, आता है, आसान है समझना, समझ आ रहा है ना, या माथे के ऊपर से जा रहा है? नहीं ना, ठीक है। आगे देखेंगे हम उर्वर और उसुर। उर्वर किसे कहते हैं? उर्वरित, आगे का जो सेकंड नंबर का पार्ट है, उर्वरित देखना है हमको, आगे का देखना है, और उसर मतलब पीछे का। ठीक है, समर्थन और विरोध, और बड़े बड़े मोर्चे निकलते हैं तो उनमें समर्थन करने के लिए कुछ व्यक्ति भी रहते हैं और उन्हीं का विरोध करने के लिए कुछ व्यक्ति रहते हैं। तो आपको इसको अपने जिंदगी में जोड़ना है कि समर्थन शब्द हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और इसका विरोधार्थी शब्द क्या आएगा, उसका विलोम क्या आएगा, विपरीतार्थक शब्द क्या आएगा। ठीक है, आगे का है जड़ और चेतन। जड़ बुद्धि मतलब इस संसार में ऐसे कुछ लोग रहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई सिंगर रहता है, कोई डांसर रहता है, कोई अफसर बन जाता है बड़ा, तो हर एक में एक अलग अलग कुछ ये रहती है। तो वैसे ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहता है कि किसी को कुछ भी सिखाया तो उसकी बुद्धि जो रहती है वो जड़ रहती है, उसको हम जड़ बुद्धि कहते हैं। लेकिन अपोजिट आएगा उसका चेतन, एक आता ऐसा व्यक्ति रहता है कि उसने एक भी बार वो बात सुनी कि उसके दिमाग में वो पूरी तरह पक्की बैठ जाती है, वह होता है चेतन। आगे है नवीन और प्राचीन, ये पहचान वाला शब्द है, ये आपका आता है आपको, ये बाकी के शब्द है जो आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो। नवीन जो कि नया है, प्राचीन यानी पुराना, मुख जिसको बोलने को नहीं आता है, वाचाल यानी कि जो बोल सकता है, नश्वर, नश्वर यानी कि इस सृष्टि, हमारी जो सृष्टि है, हमारा शरीर है वो नश्वर है। हम जब मरने के बाद हमारा जो बोन्स रह जाते हैं, वो बोन्स क्या हो जाते हैं, जमीन के अंदर कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारा शरीर जो है नश्वर है। और शाश्वत मतलब परमानेंट है, जैसे कि कुछ चीज है, पत्थर रहता है वो टूटता नहीं है, जब वो उसके ऊपर कुछ चीज गिरती है तब वो टूटता है। निंदक, निंदक और प्रशंसक, निंदक किसे कहते हैं? ऐसे हर एक कोने कोने पे ऐसे लोग रहते हैं कि एक दूसरे की निंदा करते हैं, हाँ इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। और वो कहते हैं ना, मराठी में कहते हैं कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, मतलब जो हमारी निंदा करने वाले लोग रहते हैं उनकी वजह से अगर हम हमारे अंदर कुछ नया इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो अच्छा हो जाएगा ना। तो ऐसे रहते हैं निंदक, जो कि हमेशा किसी ना किसी की चुगलियां करते रहते हैं। और प्रशंसक, अगर कोई व्यक्ति है उसने कुछ बड़ा काम किया है तो प्रशंसा करने के लिए भी दिल बड़ा हो रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि किसी की प्रशंसा करते ही नहीं है, उनको सिर्फ खुद की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों की प्रशंसा भी करनी आनी चाहिए, उसको कहते हैं प्रशंसक। प्रत्यक्ष, हमारे नजरों के सामने अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो हम उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परोक्ष यानी कि हमने देखी नहीं है वो चीज और हमारे नजर के पीछे है, उसको हम परोक्ष कहते हैं। आगे है निरर्थक और सार्थक, यह तो शब्द आपको पता है, जिसका कोई अर्थ नहीं रहता है उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं, और जो अर्थ सहित होता है उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। आसान है, मैंने बहुत कम आपको उदाहरण दिए हैं समझने के लिए। अगर आपको और अच्छा लग रहा है ये मेरा वीडियो तो मैं दूसरा पार्ट बनाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इससे पहले आपने हैंडी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, जब तक धन्यवाद।